हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए हैं। और पैराबोला के अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स देख लिए हैं तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिनके थ्रू अपन अपने कंसेप्ट को और अच्छा करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उनको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है तो वो अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, निम्न परवलयों का शीर्ष एक्स नाभि नियता और नाभिलंब ज्ञात करें। चित्र भी बनाए, हाँ चित्र भी बनाए। तो देखो बच्चे, ये जो परवलय है, अपन पिछले लेक्चर में कुछ एक नोट लिखा था खतरनाक सा, और अपन ने कुछ आंसर भी निकाले थे। उसको देख के क्या आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं या ये किसका इक्वेशन है? तो देखो बच्चे, ये क्या है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। वाई में क्वाड्रेटिक और लीनियर इन एक्स। वाई में तो क्वाड्रेटिक है और एक्स में रेखिक है। ठीक है क्या? y में द्विघात है, x में रेखिक है। इसका मतलब ये कौन सा है? शिफ्टेड पैराबोला है बच्चे, स्थानांतरित परवलय है, शिफ्टेड परवलय। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये है शिफ्टेड परवलय का समीकरण। और भाई बच्चे ध्यान से देख लो, अगर ऐसा हो कि x एक के चर में x या y, एक में तो द्विघात हो और एक में रेखिक हो, तो ये हमेशा ही स्थानांतरित परवलय का समीकरण होगा, शिफ्टेड पैराबोला का समीकरण होगा। तो उस परवलय को अपन करने के लिए क्या करते थे, याद है आपको? अगर मान लो ये वाला पैराबोला शिफ्ट कर दें तो इसका इक्वेशन कैसा बनता था? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। मतलब अगर अपन इस वाले परवलय को शिफ्ट कर दें तो इसका समीकरण ऐसा ही बनता था क्या? तो अपन भी यही चाह रहे हैं कि अपन इस वाले परवलय को इस रूप में लिखेंगे तो कुछ कुछ अपने को दिखेगा। तो इस परवलय को बेसिकली इस रूप में ले जाएंगे, उसके बाद में अपन चीजें लाएंगे। और ये पहला क्वेश्चन है जहां पे मैं आपको एक प्रोसेस सिखाऊंगा, जो प्रोसेस पूरे परवलय में, अति परवलय में, दीर्घवृत्त में सब जगह काम करेगा और बहुत से फॉर्मूले की देखने की जरूरत नहीं है। तो उन सब फॉर्मूले से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये प्रोसेस। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान लगा के सुनो। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला इसको शिफ्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो इसको अपन इसी टाइप में लेके जाते हैं। तो देखो, y में एक जो द्विघात है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते, पूर्ण वर्ग बनाते। तो उसको एक साथ करो, y वालों को एक साथ करो और बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ, 4x माइनस 5। देखो, y वालों को एक तरफ करा, बाकी को दूसरी तरफ ले जाया। अब मुझे क्या करना है? इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जानते हैं क्या आप, कि अगर y स्क्वायर का गुणांक 1 है तो y के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना होता है। याद है पूर्ण वर्ग बनाना? y के, अरे भाई इसमें y में पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसके गुणांक के आधे का वर्ग, तो इसके गुणांक के आधे का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ना है और इधर भी जोड़ देना, दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। भाई समीकरण है ना, इधर अगर आपने ये जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये तो हो गया बच्चे y प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, वापस खोलो, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, ये कितना हो गया? 4x, ये 4 हो गया तो 4x माइनस 8। तो 4 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 2। देखो देखे, ये 12 माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8, तो ये आ गया। तो ये इसी फॉर्मेट में आ गया बच्चे। अब अपन करेंगे क्या? अब अपन रिजल्ट कैसे लाएंगे? ये तो बना दिया, इस फॉर्मेट में ले आए, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है। अब इसको क्या करो बच्चे, इसको आप लिख दो, इसको लिख दो बड़ा y स्क्वायर इक्वल टू 4a बड़ा x। क्या इसको क्या लिख लो बच्चे? ऐसे लिख लो, x माइनस 2 की जगह बड़ा x डाल दो, y प्लस 2 की जगह बड़ा y, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। क्या ये बात समझ में? और ये इतना ही है? क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल इतना ही है बच्चे। इसको आपने पूर्ण वर्ग बनाया, इसने आपने पूर्ण वर्ग बनाया, तो अब इसको ये लिख दो और इसको ये लिख दो। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसकी जगह y, इसकी जगह x डाल दो और सीधा सीधा आप काम करते हैं, सीधा सीधा काम करते हैं। देखिए बच्चे, तो इसका डायग्राम बनाना आता है,
इसका डायग्राम कैसे बनता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का डायग्राम ऐसा बनता है, इसका डायग्राम ऐसा बनता है। तो अब जो जो चीजें चाहिए वो मैं लाके बता देता हूं आपको। क्या चीज चाहिए, देखो इसका डायग्राम मैंने बना लिया और मुझे पता है इसका नाभि और नियता तो मुझे लिख ही देना चाहिए, ये और ये नियता। नाभि और नियता तो देखते ही लिख देना चाहिए। तो सबसे पहले शीर्ष, तो इस परवलय का शीर्ष क्या होता है बच्चे, देखो सबसे पहली बात पूछ रहा है वो शीर्ष, तो शीर्ष क्या होता है बच्चे 0 0, एक्स और वाई का वैल्यू 0 0। पर इस बार देखो शीर्ष क्या होता है 0 0 होता है, शीर्ष क्या होता है 0 0 होता है, ये बात क्लियर है अपने को। पर ये तो इस वाले परवलय के लिए। अब इसमें x की जगह क्या आया है, तो ये जो मान आए हैं वो किसके आए हैं, x माइनस 2, क्योंकि भाई x की जगह x माइनस 2 था और y की जगह y प्लस 2। तो ये जो मान आए हैं बच्चे 0 0, ये किसके आए हैं, मतलब x और y के मान नहीं है ये, इसमें x की जगह x माइनस 2 था, y की जगह y प्लस 2 था। तो जो ये मान आए हैं वो किसके आए हैं, x माइनस 2 और y प्लस 2। अब यहां से x और y के मान निकाल लो, तो इन दो को उधर ले जाओ, x माइनस 2 बराबर 0, दो को उधर ले जाओ तो 2 और वो माइनस 2। क्या ये बात समझ में आई, जो शीर्ष अपने को दिख रहा है 0 0 वो 0 0 है शीर्ष, पर ये जो मान आए हैं ये एक्स वाई के नहीं है, ये x की जगह x माइनस 2 और y की जगह y प्लस 2 के मान है। तो इसलिए यहां से x और y के मान के आगे 2, तो ये शीर्ष है। दूसरा बात आते हैं x, परवलय का x, तो इस परवलय का x बोलो बच्चे, इस परवलय का x है x एक्सिस, यही ना, x एक्सिस मतलब y बराबर 0। अरे बच्चे y बराबर 0 है ना इसका समीकरण, इस परवलय के x का समीकरण है y बराबर 0, x एक्सिस है ना ये, तो x एक्स का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। पर बच्चे देखो y की जगह पे क्या है, y की जगह पे क्या है y प्लस 2, तो बस इतना सा कर देना है, इस y की जगह पे y प्लस 2, खत्म। भाई बड़ा y आएगा ना ये x एक्स, तो y बराबर 0, y की जगह क्या है y प्लस 2। क्या बात समझ पा रहे, अरे जो आंसर पहले अपन लिखते थे वो ही लिखेंगे, बस केवल इतना सा काम कर देंगे कि जो मान आ रहा है वो x माइनस x1 का और y माइनस y1 का जो भी आ रहा है उसका मान है। जैसे ये आंसर आता, पर यहां y की जगह क्या है y प्लस 2, बस खत्म 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 खत्म। ऐसे ही नाभि, नाभि क्या है बच्चे, इस परवलय की नाभि बोलो a,0, a का मान कितना है बच्चे, a का मान इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो a का मान 1 दिख रहा है आपको, तो इसलिए ये नाभि आ गया 1,0। पर ये किसके मान आए हैं बच्चे, ये किसके मान आए हैं, ये x माइनस 2 और y प्लस 2 के। तो बोलिए बच्चे x, y के मान कितने हो जाएंगे, इस 2 को उधर ले जाओ तो ये तो 3 हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाओ तो ये -2। देखिए बच्चे ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां x माइनस 2 का मान कितना है 1, तो इस x 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और ऐसे ही y प्लस 2 का मान 0 तो y का मान -2, तो ये आंसर। तो बच्चे रिजल्ट अपन वो ही लिखेंगे, ना भी यही लिखेंगे, बस इतना सा बात देख लेंगे कि ये मान है x की जगह x माइनस 2 के और y की जगह y प्लस 2 के। अरे 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 हाँ, इसके बहुत से तरीके होते हैं बच्चे, पर अगर आप ये तरीका देखते हो ना, कोई नहीं यार रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं, इधर जोड़ दो उधर जोड़ दो सब गया। क्या बात कर रहे हो सर, सर समझ में ही नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। 3 एग्जाम्पल कराऊंगा, एक नहीं 3 पूरा समझाऊंगा, बस अगले 10 से 15 मिनट आप ध्यान से देखो, फिर मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान से देखिए, ये निकाल चुका हूं मैं नियता। नियता क्या होती है बच्चे, नियता क्या होती है, इस वाले की ये रही x बराबर -a, x बराबर -a, पर यहां पे x की जगह पे क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -a का वैल्यू कितना है तो ये -1, तो इसलिए ये आ गया x माइनस 1 बराबर 0, ये नियता आ गई। और नाभिलंब, अब नाभिलंब का देखो, नाभिलंब की लंबाई तो कितना आएगा, नाभिलंब है उसकी लंबाई तो कितना है, नाभिलंब बराबर 4 है, तो 4 गुणा 1,
तो सीधा सीधा 4 आ गया। ये तो नाभिलंब की लंबाई 4 आ गई। ऐसे ही अपन नाभिलंब का समीकरण भी लिख सकते थे। नाभिलंब का समीकरण क्या बच्चे, x बराबर a। भाई समीकरण लिखना है तो x बराबर a आएगा। अब x की जगह यहाँ क्या है, x की जगह क्या है, x माइनस टू। तो x माइनस टू इज इक्वल टू कितना, 1। तो x बराबर x माइनस 3 बराबर 0। तो ये समीकरण भी बच्चे मैं लिख सकता था नाभिलंब का, सिरे भी मैं लिख सकता हूं, ये लिखो। और जो यहां से मान आएगा वो किस किस का आएगा, x माइनस टू और y प्लस टू का। सिरे देखो इसके लिखना बहुत आसान है, a,2a और ये a, माइनस 2a। तो इसलिए ये सिरे जो मान आए हैं किस किस के मान आए, x माइनस टू और y प्लस टू के। क्या आए हैं बच्चे मान, a, प्लस माइनस 2a। तो यहां से आप सिरे भी ला सकते हैं। तो बहुत ही आसान काम है। एक बार फिर से सुन लो, पूरा मैं समझा रहा हूं कि क्या क्या मेरे दिमाग में आया, क्या क्या मैंने किया और क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए बच्चे, इसको देखा, y में द्विघात x में रेखिक मतलब पक्का परवलय। कौन सा परवलय, शिफ्टेड परवलय। पहली बात, शिफ्टेड परवलय कैसे दिखते हैं, ऐसे। मतलब इसको शिफ्ट किया तो ऐसा, मतलब एक तरफ अपने को पूर्ण वर्ग बनाना रहेगा, दूसरी तरफ बाकी चीजें। एक तरफ पूर्ण वर्ग, दूसरी तरफ बाकी चीजें। तो मैंने बना दिया ये पूर्ण वर्ग बना दिया। अब इसके बाद में मैं देखो थोड़ी सी चतुराई की, इसकी जगह बड़ा y लिख दिया, इसकी जगह बड़ा x लिख दिया, तो ये आ गया। अब इस मैंने डायग्राम किसका बनाया, डायग्राम बनाया मैंने इसका डायग्राम बनाया, समझ गए। इसके हिसाब से सिर्फ रिजल्ट लिखे बस। अगर कोई निर्देशांक आ रहा तो कि किसका, ये 0 0 शीर्ष आया तो किसका मान है ये 0 0, x माइनस टू और y प्लस टू का। बस ये ध्यान, जो निर्देशांक आ रहे हैं वो सोच लो कि एक तो इसका और एक इसका वैल्यू आएगा, खत्म। ये फिर से सुन लो, ये 0 0 आया पर ये किसका मान आया, x माइनस टू और y प्लस टू का। तो x और y का यहां से मान निकालना होता है। क्या ये बात क्लियर है। मतलब x की जगह जो इसके रिजल्ट थे उसमें x की जगह x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा, खत्म। हाँ, तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। एक और फिर से मैं खुद से ही करके बता रहा हूं, ये वाला एग्जाम्पल। वैसे थोड़ा सा आप भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे करना चाहिए सर हमें, बाकी मैं भी बता देता हूं। तो बिल्कुल बच्चे, जो एक, अब क्या करोगे, देखो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग किसना, एक में द्विघात है, दूसरे में एक y में द्विघात है, x में रेखिक है। तो इसका मतलब ये शिफ्टेड है, शिफ्टेड पैराबोला है। तो पहली बात शिफ्टेड पैराबोला है। इसके बाद क्या करना है बच्चे, वो y वालों को एक तरफ, x वालों को दूसरी तरफ। माइनस का 12 x और माइनस का 60। ठीक है बच्चे, अब क्या करना पड़ेगा कि अपने को देखो, अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो y स्क्वायर का गुणांक कितना बना लो, y स्क्वायर का गुणांक कितना बना लो बच्चे, y स्क्वायर का गुणांक बना लो 1। तो क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। इसको पूर्ण वर्ग बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दोगे तो ये माइनस का 3x और ये माइनस का 67/4। मैंने क्या करा, 4 का भाग दे दिया, मैंने सब जगह 4 का। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होता है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y के गुणांक का आधा, y के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना होता है। तो ये जोड़ा, तो इस समीकरण में मैंने इधर जोड़ा है तो उधर भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, ये सेम चीज मुझे उधर भी जोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, अगर एक ही तरफ करते हैं तो अपन जोड़ते हैं और घटाते हैं, पर ये तो समीकरण है तो इधर मैंने ये जोड़ा तो इधर भी जोड़ो। क्या बोला मैंने, y के गुणांक का आधा, इस y के गुणांक मतलब -5, उसका आधा -5/2 का वर्ग जोड़ दिया। तो अब देखो ये बच्चे ऐसा करते ही, जब आप y का गुणांक 1 बना लेते हो, y स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ, फिर y के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना होता है। तो बच्चे बताइए, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर है ये, और इसको थोड़ा से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है -67/4 और ये है 25/4। तो इसको 4 से लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, देख लो भाई कितना आ रहा है। तो 4 तो एलसीएम और ये 67 माइनस 25, तो 25 तो 2 आ गया, 2 आ गया और इसमें से ये गया तो
4 तो 42 आ गया, माइनस का 42। अब इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं, तो y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3, और ये x से 3 कॉमन ले लो, तो 14 उठाए 14×3 42, तो 14 मतलब 7/2 आ जाएगा। देखो देखिए बच्चे ये आ गया, तो 2 से काट दो तो 21/2, 21 में से 3 कॉमन ले लो तो 7, और माइनस भी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया। इसको बेसिकली अपन लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, बेसिकली ये लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax लिखेंगे। तो ये काम जो यहां से लेके यहां तक काम किया गया है बच्चे, वो है पूर्ण वर्ग, वो द्विघात का काम है, उसमें परवलय का कोई रोल है नहीं है, उसमें द्विघात है ये सब। तो यहां से यहां तक जो किया आपने द्विघात किया है, अपने को तो ये पूर्ण वर्ग बनाना था, मतलब इधर ये पूर्ण वर्ग और बाकी का चीजें। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अब कोई लोग पूर्ण अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो जो समीकरण आता है ना शिफ्टेड का, वो ऐसा ही लिखा था अपने, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। मतलब यहाँ x और y के गुणांक एक एक होने चाहिए, x और y के गुणांक एक एक होने चाहिए। तो हो सकता है किसी ने दूसरे तरीके से बनाया हो, तो भी उसको इसी में लाना पड़ेगा, y और x के गुणांक कितने कितने एक एक होनी चाहिए। यहाँ y का गुणांक भी एक और x का गुणांक भी एक। अब ये इस वाला परवल है, इस वाला परवल है कैसा बनता है बच्चे, ऐसा बनता है। ये इसी का शिफ्टेड पैराबोला है ना, ये वाला परवल है ऐसा ही होता है। तो इसका नाभि देखते ही -a,0 और नियता x बराबर है, नाभि ये और नियता ये सीधा सीधा दिखना चाहिए। हाँ बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आपको पहला क्वेश्चन और अच्छे से समझो, फिर इधर आओ तो समझ में आएगा। अब अपने को निकालना है जैसे इसका शीर्ष, जैसे इसका शीर्ष तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, तो शीर्ष निकालना है तो यहां से भी निकाल सकता था, पर मैं ऐसे ही निकाल रहा हूं। शीर्ष होता है 0 0। ये जो मान आए ये किसके आए हैं, x के नहीं, x + 7/2 के। तो x + 7/2 और y - 5/2, इनके मान आ गए 0 0। तो x और y के मान क्या आएगा बच्चे, x और y के मान आएंगे -7/2 और 5/2। तो ये तो मैं बच्चे सीधा ही निकाल सकता था कि x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। तो अल्फा बीटा है ये तो, अरे ये तो अल्फा बीटा है। पर इसमें गड़बड़ मत कर देना बच्चे, देखो इधर से आएगा ये x कोऑर्डिनेट, इधर से आएगा y कोऑर्डिनेट। तो पहला शीर्ष, अब चाहिए मेरे को, जैसे मान लो शीर्ष चाहिए, नाभि चाहिए, तो नाभि के लिए क्या है, नाभि है -a,0, नाभि है -a,0। अब a का वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करो, तो इसकी तुलना करो, ये तो x का मान है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब 3 = 4 है। तो 3 = 4 है, तो a का मान कितना है बच्चे, 3/4। a का मान कितना है, 3/4। देखो बच्चे 3 = 4 है, अरे 3 = 4 है ना यार, ये x, इसको बड़ा x रख दिया तो ये आएगा -4 बराबर -3, 4 बराबर 3। तो एक का मान ये, तो नाभि आ गया -3/4, 0। पर ये किसका मान है बच्चे, ये x y का मान नहीं है, ये x + 7/2, x + 7/2 और y - 5/2 का ये मान है बच्चे, x + 7/2 और y माइनस, भाई x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये, तो इसके मान है बच्चे। तो अब यहां से x और y के मान निकालने पड़ेंगे। तो x और y के मान देखो बच्चे, y का मान तो मेरे को सीधा ही दिख रहा है 5/2, इसको बराबर 0 कर दो तो 5/2, और ये माइनस का ही होगा, माइनस का ही होगा तो 4 लघुत्तम लेगा तो ये होगा 14 माइनस का 17/4। ध्यान से देखिए 4 लघुत्तम लेंगे तो 14 और -3 17/4। तो ये आंसर आएगा। तो नाभि आ गया, शीर्ष आ गया, नाभि और शीर्ष आ गया। अब नियता लाने की कोशिश करेंगे तो नियता देखो, x बराबर है, बड़ा x बराबर है, बड़ा x की जगह क्या है, x + 7/2 इक्वल टू a का मान कितना है बच्चे, 3/4। तो ये आपकी नियता है कि इसको थोड़ा सुंदर करना है तो 4 से गुणा कर दो, 4x, 14 14 - 3 तो प्लस का 11 रहेगा। 4 से गुणा कर दो और इधर शिफ्ट कर दो तो 4x और ये आएगा
14 माइनस 3 तो 11x ये आ गया, ये नियता आ गई। तो नाभि नियता कुछ भी और निकालना हो, जैसे इस बार मैं निकाल देता हूं ये नाभिलंब है ना, नाभिलंब। अब नाभिलंब क्या होगा, x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए, एक्स की जगह पे क्या है x प्लस 7/2 इक्वल टू माइनस ए का मतलब माइनस का 3/4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, थोड़ा इधर लाओगे तो 4x से प्लस 17 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, नाभिलंब आ गया। नाभिलंब की लंबाई पूछे तो 4a होता है, वो तो 3 हो गया। तो नाभिलंब की लंबाई चाहिए, अगर लंबाई चाहिए तो आ जाएगा बच्चे क्या, 4a दैट इज इक्वल टू 3। और सिरे चाहिए तो सिरे भी आ जाएंगे। तो वो मैं सबको निकाल के नहीं बता रहा, आराम से कर सकते हो। तो बात ये है, किसी भी चीज का समीकरण लाना हो या किसी भी चीज का निर्देशांक लाना हो, कुछ भी नहीं है, जो आपका पहले आया था उसी से ले आओ, उसी से ले आओ बच्चे। बस उसका वही जो ये निर्देशांक शीर्ष के आए थे, ये किसके वैल्यू है, इसके और इसके, बस खत्म, बस खत्म। इतनी सी बात क्या आप कर सकते हैं, क्या बच्चे आप इतनी सी बात कर सकते हैं, कर पाएंगे? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन है। अब इसका मैं सब कुछ तो नहीं निकाल के बताऊंगा, पर एक दो चीजें निकाल के बता देता हूं। तो देखिए बच्चे, ये है वही सेम बात, इसी में भी सेम ही बात हो रही है क्या बच्चे? कैसे कि सर ये भी x में द्विघात है, y में, लेकिन तो ये शिफ्टेड वाला है, ये फिर से शिफ्टेड वाला है। तो शिफ्टेड वाला है तो एक में तो x² माइनस 2x है ना, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ तो y माइनस 3। अब एक जोड़ दो, x² प्लस 2x। देखो 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 ध्यान से, क्या जोड़ना है बच्चे? तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो -1 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा बच्चे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2, y माइनस 2। तो ये किस टाइप का आ गया, x² इक्वल टू 4ay। तो x² इक्वल टू 4ay, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। हाँ बच्चे, ऐसे ही बनता है डायग्राम, बिल्कुल ऐसे ही बनता है सर, ऐसे डायग्राम बनता है। तो बताइए बच्चे, इसका नाम भी देखते ही समझ में आ जाएगा 0, और इसकी नियता देखते ही समझ में आ जाए। तो बस मैं केवल इसका शीर्ष तो देखो दिख ही रहा है आपको, शीर्ष तो सीधा सीधा ही दिख रहा है। शीर्ष तो क्या होगा, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, तो ये 1,2 होता है। और नाभि और बता देता हूं मैं, नाभि कैसे निकालना है वो बता देता हूं। तो नाभि है 0, तो ये मान किसके हैं बच्चे, ये x माइनस 1 और y माइनस 2 के। और एक का मान कितना है यहाँ पे, एक का मान अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ 1 है ना, तो फॉरएवर, तो एक का वैल्यू है 1/4, तो इसलिए 1/4 है, तो बच्चे ये 1/4। तो बस x का मान, x, y का मान क्या आ जाएगा, 1, 2 उधर जाएगा 8, 9/4। तो ये आंसर, ये नाभि है, ये शीर्ष है, और कुछ भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बिल्कुल, बाकी आराम से समझ में आ जाएगा। अब एक मैंने लिखा था, इसका चित्र भी बनाए, इसका चित्र भी बनाए। तो ये देखो, चित्र जो बनाने वाली बात थी वो मैं इस एक में समझा देता हूं आपको। इसको शिफ्ट किया गया है, इस वाले परवलय को शिफ्ट किया गया है कहां पे, शीर्ष पे। ये इसका शीर्ष है, तो शीर्ष है 1,2, तो यहां शिफ्ट किया गया है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चे, क्या ये वाली बात समझ में आई? तो इसका रफ डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका ये चित्र है बच्चे। देखो मैंने ऐसे बना के मैं सब रिजल्ट ले आया। अरे रिजल्ट लाने का मैंने एक अच्छा तरीका बता दिया है आपको, पर इसका अगर एग्जैक्ट सा डायग्राम बनाना पड़ेगा तो वो ऐसा आएगा क्या कि इसका शीर्ष यहाँ पे, अरे द्विघात से भी बना सकते हैं, द्विघात में भी ग्राफ बनाने सिखाए थे, उससे भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के 3 एग्जाम्पल यहाँ कराने का केवल और केवल एक ही मतलब है, अदरवाइज एक एग्जाम्पल करा देता, सब सिंपल था। तो इसलिए ध्यान दें, मैं चाहता हूं आपको सिखाना चीजें, कि आप सीखें कि करना क्या है। तो करना क्या है, कैसे पता चलेगा? तो देखो बच्चे, यहां पे जो अपने को देखा कि एक चर में द्विघात हो, दूसरे चर में रेखिक हो, तो ये होता है शिफ्टेड परवलय। और उससे सब रिजल्ट लाना हो तो क्या कर लो, पूर्ण वर्ग कंप्लीट करो और काम खत्म करो।
पूर्ण वर्ग कंप्लीट करो और काम खत्म करो। क्या बच्चे बात क्लियर है? तो नहीं तो वापस इसको देख ले। और ये तो अभी मैंने अभी बता दिया है, उसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, उसके बाद सब जगह यूज करेंगे, सब जगह यूज करेंगे, अरे बहुत बार यूज करेंगे। स्पर्श रेखा में, अभिलंब में, दीर्घवृत्त में, अति परवलय में बहुत बार यूज करेंगे। तो ध्यान से देख लो जाके। हाँ तो कर सकते हैं ये बात। हाँ चलिए, परवलय का समीकरण ज्ञात करें जिसके नाभि और शीर्ष। अरे यार ऐसे तो कर लिया अपन ने। तो चलो बच्चे इस परवलय का समीकरण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, पर अब फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, तो कोशिश करो उसी मेथड से अगर अपन ट्राई करें तो क्या हो रहा है। मैंने बोला था डायग्राम बना लो, 1, -1, 1, 1, -1, ये आया 1, -1। दूसरा पॉइंट है 2, 1, 2, 1। तो ये है इसका शीर्ष, ये है इसकी नाभि। शीर्ष और नाभि है तो परवलय का अक्ष। बच्चे देखो पॉइंट ध्यान से मार्क करो, ये परवलय का अक्ष आ जाएगा। अगर आपने ध्यान से ज्वाइन कर दिया तो ये परवलय का अक्ष आ जाएगा। शीर्ष और नाभि है तो परवलय ऐसा बन जाएगा, ये परवलय हो गया। क्या ये शिफ्टेड है? क्या ये शिफ्टेड परवलय है? अगर अपन ने डायग्राम बनाया तो इसका डायग्राम ऐसा आ रहा है, क्या ये शिफ्टेड परवलय है? नहीं है। क्या बात करूं सर, है शिफ्टेड ही तो है। अरे भाई इसको रोटेट भी किया गया है। शिफ्टेड में एक बहुत खास बात थी, वो क्या थी बच्चे? शिफ्टेड परवलय में एक खास बात हुआ करती थी, वो क्या थी? जो परवलय की एक्स आएगी वो किसी ना किसी के समांतर आती, या तो इसके समांतर या तो इसके समांतर। ये जो परवलय का एक्स है, परवलय का जो एक्स है, ये किसी के भी समांतर नहीं है। तो ये बच्चे शिफ्टेड नहीं है, रोटेटेड भी है। तो ये तो शिफ्टेड पैराबोला नहीं है, इसमें तो रोटेशन भी हो गया, तो इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते आप वैसे। तो ऐसे परवलय का समीकरण लाएंगे कैसे? या फिर सर जैसे मान लो यदि मानक परवलय है तो सीधा सीधा समीकरण आ जाता है। भाई मानक है तो सीधा सीधा आ जाएगा, और शिफ्टेड परवलय है तो उनका भी आ जाएगा, शिफ्टेड परवलय का भी आ जाएगा। पर सर अगर ये रोटेटेड ऐसा जनरल या व्यापक परवलय आ गया, अगर व्यापक परवलय आ गया, व्यापक परवलय आ गया तो इसका समीकरण कैसे? अगर कैसा परवलय आ गया बच्चे? व्यापक परवलय आ गया तो उसका समीकरण कैसे लाएंगे? तो देखो बच्चे, मानक परवलय का समीकरण लाना सबसे आसान था। शिफ्टेड का लाना बता दिया था मैंने। शिफ्टेड परवलय का समीकरण कैसे लाते हैं ये देख लिया था, ये भी देख लिया था। अब बात आ गई इसकी, अगर व्यापक परवलय आ जाए जिसमें रोटेशन भी हुआ है, शिफ्टिंग भी हुआ है, तो उसका समीकरण कैसे लाएंगे? उसका समीकरण कैसे लाएंगे? तो उसके समीकरण के लिए PF/PL इक्वल टू ई, PF/PL इक्वल टू ई अगर परवलय का समीकरण से प्राप्त करें, क्योंकि अब और कुछ भी नहीं लगेगा, और कुछ भी नहीं लगेगा, और कुछ भी नहीं लगेगा। अगर मानक ये वाले परवलय थे तो अपन ला रहे थे जुगाड़ कर करके, पर अगर परवलय ऐसा आ गया जिसमें ये हुआ है तो बच्चे नहीं आए। तो ऐसा जब परवलय आ जाए ध्यान से देख लेना, PF/PL इक्वल टू ई का यूज करेंगे। और इसमें पता है ई का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो PF/PL हो गया, PF/PL। तो कोई भी ऐसा परवलय जो इनमें से नहीं हो तो फिर अपन इसका यूज करेंगे PF/PL का। अब F तो है इसमें, नाभि तो है, नियता का समीकरण लाना है। तो नियता का समीकरण लाना है तो देखो बच्चे नियता लाएंगे, नियता लाना बाकी है। अब नियता क्या होती है? इसके लंबवत होती है, नियता इसके लंबवत होती है, और इसका मध्य बिंदु ये होता है। तो n लाओ सबसे पहले, तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। तो अपना काम हो गया कि नियता लाइए। भाई नाभि तो आ गई, तो नियता का अपने को समीकरण लाना है। तो नियता में सबसे पहले देखो n और f का मध्य बिंदु होता है वर्टेक्स, तो x1 + 1/2 मध्य बिंदु से x1 + 1/2 इज इक्वल टू
उसका x निर्देशांक 2, और ऐसे ही y1 प्लस नहीं, यहाँ पे -1/2, इसका और इसका मध्य बिंदु बराबर 1। तो x1 का वैल्यू देखिए बच्चे 3 आ रहा है और y1 का वैल्यू आ रहा है 3। तो x1 y1 3 आ गया। तो ये n आ गया बच्चे, n आ गया 3,3। तो ये नियता पे एक बिंदु आ गया। अब नियता इस वाली रेखा के लंबवत है, तो इस रेखा की ढाल x एक्सिस का ढाल ले आओ। m ला रहा हूं मैं किसका, x का, परवलय की x का m, परवलय की x का m, इसका m, तो इसका m तो 2 बिंदु है इस रेखा पे। अरे इस वाली रेखा परवलय की x का ढाल ला रहा हूं, तो ये क्या आएगा 1 - 1। अरे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, याद है बच्चे, ढाल ढाल ढाल, इसमें से इसको घटाओ तो 2, 1 - 1 2, इसमें से इसको घटाओ तो कितना 1। तो परवलय की x का ढाल 2 आ गया। तो m किसका, नियता का, नियता का m, नियता उसके लंबवत होगी क्या बच्चे, नियता इसके लंबवत है। परवलय की x और नियता लंबवत होती है तो उसका ढाल होगा -1/2। उल्टा करा और माइनस का, उल्टा और माइनस करा। तो नियता पर एक बिंदु आ चुका है, नियता का ढाल भी आ चुका है, तो नियता क्या आएगी अब, y - y1 इक्वल टू -1/2 x - x1। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओगे थोड़ा अच्छे से जमा लेना, 2x x -3 और 8 तो -9, शायद यही आ रहा है। देखो देखो बच्चे, ये आ रहा है ढाल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करे हुए तो इसका समीकरण आ जाएगा ये x + 2y - 9 = 0। तो ये नियता आपके पास आ गई। अब अपने को परवलय का समीकरण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, PF = PL। तो अब यहां पे लगा देते हैं PF = PL। तो P तो क्या है, h कोमा के ले लेंगे, तो P का F से दूरी, F तो ये रहा, तो PF h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1 इक्वल टू PL, इस बिंदु की यहां से दूरी, तो h + 2k - 9 अपॉन h² + k², तो 1² + 2²। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको इधर भाई दूरी था √ पे आएगा, इसको इधर कर दो और वज्र गुणा कर दो, तो ये 5 और इसका स्क्वायर, तो इसमें h की जगह x रख देंगे, h की जगह x, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2y - 9 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर होगा बच्चे, ये आंसर होगा। तो कुल मिला के, अरे PF = PL लगाया, बहुत बार लगा चुके हैं, h, k माना, वर्ग कर दिया, खत्म। तो इसको खोल के भी आप लिख सकते हो, ये समीकरण आएगा, ये समीकरण आएगा। और अगर व्यापक समीकरण है तो परवलय के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो ये होगा। हालांकि दीर्घ और तृतीय परवलय में मैं एक तरीका और भी बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, पर अगर परवलय का क्वेश्चन है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि PF/PL = E का यूज कर लो। हालांकि दीर्घवृत्त और अति परवलय में इसके 3 तरीके बताऊंगा, किसी क्वेश्चन में कौन सा बेस्ट, किसी में कौन सा बेस्ट, पर इसमें सबसे बेस्ट है वो ये है। हाँ और तरीका भी है इसका, पर बेस्ट आपके लिए यही रहेगा। हाँ अब है परवलय का x, तो परवलय का x तो आ जाएगा भाई, परवलय का x तो आ ही जाएगा ना, 2 बिंदु है, तो परवलय का चलो x भी निकाल देते हैं। परवलय का x, परवलय का x क्या होगा ना, देखो परवलय के x की ढाल ये रही, और ये नाभि से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, तो नाभि से गुजरेगा या शीर्ष से गुजरेगा, कहीं से गुजार दो, तो नाभि से गुजरेगा, तो y - y1 इक्वल टू ढाल 1/, ढाल है 2, ढाल है 2 और x - x1, तो ये परवलय का x आ गया, x - x1। भाई नाभि से गुजारा और ढाल मिल गया। नाभि लंब भी ज्ञात करें। अब नाभि लंब कैसे ज्ञात करेंगे, नाभि लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो नाभि लंब देखो बच्चे, जो नाभि और शीर्ष और नाभि होगी इसके बीच की दूरी तो यही होगी, नाभि और शीर्ष के बीच की दूरी ये होगी। तो नाभि लंब के लिए, नाभि लंब के लिए क्या कर देंगे, नाभि लंब के लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे a,
एक कितना होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 4 गुना इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो 5 होएगा। इन दोनों बीच की दूरी देखो मैंने लिख दिया बच्चे दिस माइनस दिस का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो ये √5। ए कितना है बच्चे √5 तो ये कितना आ जाएगा 4√5 तो नाभि लंबी आपका आ गया। तो ये इस क्वेश्चन को हो सकता है ये मतलब देखो वैसे आ सकता है क्योंकि PF/PL इक्वल टू ई तो अपन जानते हैं ना। हालांकि इस वाले पैराबोला का अपन डिटेल स्टडी तो नहीं करते पर इस टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है इस पे बेस्ड, तो PF/PL इक्वल टू ई से अपन इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे मानो अगर मानक परवलय और शिफ्टेड परवलय के अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको PF/PL इक्वल टू ई से हैंडल करेंगे ही। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छे से देख लो, ये इतने ही टाइप के परवलय अब और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते, कई बार रेयर केस में इस पे अगर क्वेश्चन आते, इस पे बिल्कुल नहीं आते। पर अपने एग्जाम यहाँ के एग्जाम या अपनी C2 में और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बिल्कुल जरूरी है बच्चे, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल जरूरी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से का अपना आंसर कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हाँ, अब आता है ये क्वेश्चन, यदि एक चरवर्त हमेशा बिंदु से गुजरे तथा रेखा को स्पर्श करे तो उसके केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करें और व्याख्या भी करें। ये क्वेश्चन बच्चे आप 5 मिनट लीजिए और करिए, मैं बताता। एक चरवर्त हमेशा बिंदु से गुजरे, एक चरवर्त है जो हमेशा बिंदु से गुजरेगा 1,0 से, चलो तो 1,0 यहां बिंदु ले लेते हैं और ये रेखा ले लेते हैं। तो बोला है एक चरवर्त हमेशा बिंदु से गुजरे तथा रेखा को स्पर्श करे, मतलब इस बिंदु से गुजरेगा और इस रेखा को स्पर्श करेगा। तो भाई ऐसे तो बहुत से वर्त आ सकते हैं, अरे ऐसे तो मैं इधर भी लिखा सकता हूं, ऐसे बहुत से वर्त आ सकते हैं जो इस बिंदु से गुजरेंगे और इस रेखा को स्पर्श करेंगे। ऐसे बहुत से वर्त आ सकते हैं क्योंकि दो ही तो कंडीशन हुई, एक तो इस बिंदु से गुजरेगा, एक इसको रेखा उसको स्पर्श करेगा। तो 2 ही प्रतिबंध आए तो 3 प्रतिबंध आने होते हैं वर्त के लिए। तो अब अपने को पूछा क्या गया वो बात करते हैं। ये वर्त है, ये इस बिंदु से गुजरेगा और इस रेखा को स्पर्श करेगा। चाहिए क्या? तो उसके केंद्र का बिंदुपथ। तो केंद्र का बिंदुपथ चाहिए तो केंद्र को क्या मान लेते हैं? H, K माना। अब इसका बिंदुपथ मेरे को चाहिए तो मुझे एक कंडीशन चाहिए। अगर इस बिंदु का बिंदुपथ चाहिए, इस केंद्र का बिंदुपथ चाहिए तो मेरे को एक कंडीशन चाहिए। क्या वो कंडीशन क्या है? तो देखिए बच्चे, यहां से यहां की दूरी होगी वो भी त्रिज्या होगी और यहां से यहां की दूरी भी त्रिज्या होगी। ये भी r है, ये भी r। अरे भाई इस बिंदु से यहां की दूरी भी r है और यहां से यहां की दूरी भी r है, तो इसको P बोल देता हूं। ये PC बराबर AC, तो PC बराबर AC, PC बराबर AC, मतलब इस बिंदु C की इस रेखा से दूरी और इस बिंदु से दूरी बराबर है, तो इसका अपन बिंदुपथ निकाल लेते हैं। बिंदु इसकी इससे दूरी तो H माइनस K का मॉडुलस अपॉन √H √2। भाई इस बिंदु की इस रेखा से दूरी इसमें ये डालो और √A² प्लस B²। हाँ, फिर इन दोनों के बीच की दूरी तो ये आएगा बच्चे H-1 का होल स्क्वायर और प्लस K²। तो थोड़ा वर्ग कर दोगे तो ये H-K का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स H-1 का होल स्क्वायर प्लस K²। बिल्कुल ठीक है, x की जगह h की जगह x, k की जगह भाई। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। अब ये तो मैं आंसर, ये तो मैथमेटिकली अगर अपने को आंसर बताना होता तो ऐसे बता देते भाई। सीधी सीधी बात है, एक प्रतिबंध चाहिए था, एक प्रतिबंध आ गया तो मैंने सीधा सीधा कर दिया। अब बात ये है बच्चे कि क्या आप इसको देख के कुछ सीधा भी बोल सकते हो, व्याख्या भी करें ना। तो क्या है बच्चे, देखो इस बिंदु का बिंदुपथ चाहिए, ध्यान से सुनना, इस बिंदु का बिंदुपथ चाहिए। इसकी इस एक रेखा से दूरी, एक निश्चित रेखा से दूरी तथा इस बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी बराबर आ रही है। इस बिंदु की एक निश्चित रेखा से दूरी, ये तो निश्चित रेखा है और ये बिंदु भी निश्चित है, तो इस बिंदु की एक निश्चित रेखा और एक निश्चित रेखा और एक निश्चित बिंदु से दूरी बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या बोल दें कि इसका बिंदुपथ परवलय होगा।
परवलय बोल सकता हूँ क्या मैं? कैसे? या इस समीकरण का आप वो कर लो, इस समीकरण का आप वो कर लो, विश्लेषण कर लो, वहां से पता चल जाएगा। या यहां से सीधा देख लो, इस बिंदु की, चर बिंदु की इस रेखा से दूरी और इस बिंदु से दूरी बराबर है, मतलब इसका बिंदु पद क्या आएगा? परवलय। तो ये किसका समीकरण है बच्चे? परवलय का समीकरण। ठीक है क्या? और ये जो परवलय है, अरे समझ गए होंगे यार, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी और इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी बराबर है, मतलब इसका बिंदु पता आएगा परवलय। और उसके लिए ये किसका काम करेगा? नाभि का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा बच्चा? नियता का काम करेगा। क्या ये बात समझते हैं? क्या ये बात आप समझ सकते हैं? तो इसलिए ये भी अपन सीधा भी देख के बता सकते थे। अपने ऑप्शन ऐसे होते कि इस बिंदु का बिंदु पद आएगा वर्त, परवलय, अति परवलय, तो फिर अपने को ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपन यहां से भी बता सकते थे। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कर सकते हैं, ये तो आराम से आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन है बच्चे वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक निश्चित रेखा तथा एक निश्चित वर्त असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या है बच्चे? एक वर्त है और एक रेखा है जो असंयुक्त है, मतलब ये आपस में काट नहीं रहे, ये आपस में काट नहीं रहे। असंयुक्त का मतलब यह है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ये वर्त और ये रेखा असंयुक्त है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं आगे। यदि एक चर वर्त, यदि एक चर वर्त निश्चित वर्त, ये तो निश्चित वर्त था बच्चे, इसको तो C1 और इसका R1 दे देते हैं त्रिज्या, और ये भी रेखा भी निश्चित है ना, तो ये भी रेखा भी निश्चित। यदि एक चर वर्त निश्चित वर्त को बाह्य स्पर्श करता है तथा निश्चित रेखा को भी स्पर्श करता है, तो एक ऐसा वर्त है जो इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, मतलब इसको बाह्य स्पर्श बोला है भाई, इस वर्त को बाह्य स्पर्श करता है और रेखा को भी स्पर्श करता है, तो ये वर्त आ गया चर वर्त, जो इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है। तो चर वर्त के केंद्र का बिंदु पद, तो इससे चर वर्त के केंद्र, मतलब इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R। अब मुझे ये बताओ तुम कि इसका केंद्र का बिंदु पद लाएं, तो लाएं कैसे? एक तरीका तो ये लग रहा है कि सर हम क्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे कि हम इस वर्त का समीकरण मान लेंगे, हम इस रेखा का समीकरण मान लेंगे, फिर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि वो कितना बड़ा जाएगा, तो इसलिए वो ड्रॉप करते हैं आइडिया। भाई कंडीशन लगाने के लिए एक तो इसका समीकरण मानोगे, एक इसका समीकरण मानोगे, तो वो तो भयानक ही हो जाएगा, मतलब इससे। तो इसलिए अपन इसको करने की सोचते हैं ज्यामिति से, अब ज्यामिति से करें तो क्या करेंगे? ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? C की C1 से दूरी क्या हो गई? R प्लस R1, ठीक है। और C की इससे दूरी कितनी होगी? इसको भी स्पर्श करता है, तो इसका नाम मैं दे देता हूं P। तो CP क्या होगी बच्चे? C की P की दूरी कितनी होगी? R। तो अभी तो कुछ नहीं बता सकते, पर यह जरूर था कि अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर आ जाती तो मैं परवलय बोल देता। देखो, इस बिंदु C की इस बिंदु से दूरी और इस रेखा से दूरी अगर बराबर आ जाती तो मैं परवलय बोल देता। अगर इस चर बिंदु की दूरी यहां से और यहां से बराबर आ जाती तो मैं परवलय बोल देता। तो क्या ये बराबर आ सकती हैं? तो देखो बच्चे, ये जो R1 है ये तो निश्चित है, ये तो फिक्स है भाई, ये तो निश्चित है, तो इसका मतलब ये है, फिर ये रेखा दी थी तो इसके एक समांतर और रेखा में इसके मैं समांतर एक रेखा खींच लूंगा जो इससे कितनी दूरी पे है? R1 पे। इसके भाई देखो, इसका ये भी निश्चित थी, अरे ये तो निश्चित रेखा थी, और ये दूरी भी निश्चित थी, ये दूरी भी अपने को पता थी, अरे R1 भी निश्चित थी, इसलिए ये भी निश्चित हो गई क्या? इसके समांतर और इससे R1 दूरी। तो अब अगर मैं करता हूं कि इस बिंदु की इस रेखा से दूरी लेता हूं P डैश, तो देखो क्या आ जाएगा? CP डैश इक्वल टू R प्लस R1। तो यहां से देखो कि इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस रेखा से दूरी बराबर आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से, अरे ये रेखा अपन ने खुद बनाई है कि भाई इस बिंदु की यहां से दूरी और इस बिंदु की इस रेखा से दूरी बराबर हो गई,
सर ये कैसे दिमाग में आया भाई, इतना जल्दी तो नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कि ये R1 है तो R प्लस R1 हो। तो इस बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस रेखा से दूरी बराबर आ गई, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि इसका बिंदुपथ क्या है, इसका बिंदुपथ क्या है, परवलय। जिसकी परवलय है, जिसकी नाभि है, उस परवलय की नाभि ये बिंदु और नियता समांतर रेखा। नियता क्या है, जो अपन ने समांतर रेखा बनी, नियता क्या है, ये समांतर रेखा ना जो अपन ने खींची है, निश्चित रेखा के समांतर रेखा जो अपन ने खींची है वो इसकी क्या हो जाएगी बच्चे। तो इस बिंदु का बिंदुपथ आ गया परवलय। और ऐसा क्वेश्चन दीर्घवृत्त में भी आएगा और अति परवलय में भी आएगा, सब में आएगा। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। देखो बच्चे, अपन ने जो पिछला क्वेश्चन देखा था वो काफी अच्छा क्वेश्चन था, पर उसका भी एडवांस में जो आ सकता है वो इस टाइप के वेरिएशंस आ सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। तो पिछला वाला अपन ने अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल। तो अब देखिए बच्चे, अब क्या बोल रहा है, यदि निश्चित रेखा और निश्चित वर्त की स्पर्श रेखा हो, मतलब जो निश्चित रेखा थी वो वर्त की क्या बन जाए बच्चे, स्पर्श रेखा बन जाए, तो क्या होगा। तो ऐसा केस है इसमें पहले वाले क्वेश्चन में। तो होगा क्या बच्चे, देखो अगर आप यहां कोई वर्त, जैसे वो अपना ये तो C1 है ना बच्चे, ये तो फिक्स वाला है, ये तो फिक्स लाइन है। अगर यहां कोई वर्त तुम बनाओगे ऐसे चर, यहां कोई चर वर्त बनाओगे तो वही कंडीशंस आएंगी, इस C का ये और ये। तो यहां से देखो ध्यान से, वही कंडीशंस आएंगे ना, इसकी यहां से दूरी और इसकी इसके समांतर रेखा से दूरी बराबर आएगी। तो इसका मतलब यहां से तो क्या आ जाएगा, परवलय आ जाएगा। मतलब इस वाले वर्त के केंद्र का बिंदुपथ तो परवलय आ जाएगा। इधर भी कोई बनाओगे तो सेम ही वही बात, सेम इधर हो जाएगी। अगर कोई इधर वर्त बनाओगे तो इससे भी वही सेम परवलय ही आ जाएगा भाई, इसकी यहां से दूरी और इसकी इसके समांतर रेखा से दूरी। पर एक छोटा सा पॉइंट है जो बच्चे भूल जाते हैं, वो चर वर्त क्या करना चाहिए, इस वर्त को स्पर्श करना चाहिए और इस रेखा को भी स्पर्श करना चाहिए। क्या तो वो चर वर्त ऐसा भी हो सकता है क्या, देखो ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं क्या, अरे ये रेखा और ये वर्त स्पर्श कर रहे हैं, तो वो चर वर्त ऐसा भी हो सकता है क्या कि इनको यहीं स्पर्श कर ले। भाई ये कुछ टच वच कर ही रहे थे तो उसको भी मौका मिल गया, वो भी यहीं आके टच कर गया। तो अब ऐसे वर्त बहुत से हो सकते हैं क्या, ऐसे वर्त बहुत से हो सकते हैं। तो इन सभी वर्तों का केंद्र इस एक रेखा में आएगा। क्यों आएगा इस रेखा में, इन सभी वर्तों का केंद्र एक रेखा पर ही रहेगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि इन वर्तों के केंद्र का बिंदुपथ ये रेखा रहेगी। तो ये रेखा रहेगी, क्यों रहेगी ये रेखा, देखो ध्यान से, ये जितने भी वर्त हैं ये सभी इस वाली रेखा को स्पर्श कर रहे हैं, इस वाली रेखा को, मतलब ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो फिर ये इसके 90 डिग्री पे होगा। क्यों, क्योंकि अभिलंब होगा। तो सभी वर्तों के अंदर सभी वर्त जो इस वर्त और इस रेखा को इस बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं उनका केंद्र इस रेखा पे रहेगा। तो इस वाले केस में एक तो परवलय आ सकता है बच्चे, और एक क्या आ सकती है, रेखा भी आ सकती है। तो ये ध्यान रखना, ये रेखा भूल जाते हैं। ये रेखा क्यों आ रही है तो उसका तो आपको ज्योमेट्रिकली देखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकली मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई वर्त ऐसे टच करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है जहां ये देखो हुआ क्या है, ये वर्त और ये रेखा जहां स्पर्श कर रहे थे उस बिंदु पे वो चर वर्त स्पर्श करने लग गया, तो फिर एक ऐसी रेखा आ जाएगा। भाई इन सभी जो जितने भी ये वर्त आए हैं इन सभी के केंद्र इस रेखा पे रहेंगे। मतलब इन वर्तों के केंद्र का बिंदुपथ क्या आ गई, ये रेखा जो इस रेखा के लंबवत है और इसके केंद्र से गुजरेगी। तो ये आ जाए। दूसरे वाले केस में क्या है, यदि निश्चित रेखा और निश्चित वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद करें तो इस वाले केस में तो सेम ही कहानी, या तो यहां वर्त बनाओगे, चर वर्त यहां बनाओगे, तो यहां बनाओगे तो वही परवलय आ जाएगा भाई। चर वर्त यहां बनाओगे तो परवलय आ जाएगा, या तुम चर वर्त को यहां बनाओगे तो वही परवलय आ जाएगा। सेम लॉजिक से इधर बनाओगे तो भी परवलय आ जाएगा, इधर बनाओगे तो ही परवलय आ जाएगा। तो इन वर्तों के केंद्र तो परवलय ही आ जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर क्यों नहीं हो सकता, तो अंदर अगर वो वर्त हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अंत स्पर्श करने लग गया।
अरे भाई बोला था ना बाह्य स्पर्श करना चाहिए, तो ये तो अंत स्पर्श वाला केस हो गया, इसको नहीं लेंगे। तो इस केस में क्या आएगा बच्चे, परवलय। अब और ज्यादा स्पेसिफिक जाए तो फिर ये देखो, ये रेखा की जगह रेखा नहीं किरण आ जाता है, तो वो तो खतरनाक चीजें हो जाएंगी, तो उनको तो रहने दो। तो इसलिए ये कर लो, है ना। तो इस टाइप से भी हो सकता है ये वर्त, इसको और इसको नहीं, तो ऐसे ही होगा। तो ये दो उनके केस है जो ज्योमेट्री से मैंने समझाए हैं, बाकी बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो लाइव क्लास में आ सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है ये समझ में आ जाए। एडवांस के टफ क्वेश्चन में आते हैं ये, तो ध्यान दे थोड़ा सा ना। हाँ, अब ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तो इसको सोचो बच्चे। यदि दिए गए आधार पर एक त्रिभुज इस प्रकार परिभाषित है कि उसके आधार कोणों की स्पर्शी का योग स्थिरांक है। आधार कोणों की स्पर्शी, स्पर्शी क्या होती है, टेन थीटा। स्पर्शी टेन को बोलते हैं बच्चे, ध्यान रखना। आधार कोणों के स्पर्शी मतलब अरे टेन थीटा को हिंदी में टेन को स्पर्शी बोलते हैं ना, ध्यान रखना ये बात। हाँ, तो शीर्ष का बिंदु पद कहते हैं। तो इसमें बोला है त्रिभुज, पर उसके बारे में कुछ नहीं दिया, और आधार कोणों की स्पर्शी का योग स्थिरांक दिया है, तो कुछ नहीं दिया। तो फिर पहला तरीका तो आप सोचोगे सर ये तो ज्यामिति से होना चाहिए। भाई अगर कुछ भी नहीं दिया तो फिर तो ज्यामिति की सोचेंगे, पर ज्यामिति से सोचोगे तो भी ये कुछ आपको मिलेगा नहीं। जैसे मान लो ये आधार कोण ये ए और बी आ गए, ए और ये बी और ये सी, मान लो इसका बिंदु पद सी, तो आधार कोणों के ये योग स्थिरांक है, इसको कुछ सी बोल देते हैं। तो टेन ए प्लस टेन बी बराबर कुछ कांस्टेंट है ना, कुछ कांस्टेंट। तो यहां से ज्यामिति लगाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, और बहुत खतरनाक वाली ज्यामिति अपने को लगाना नहीं आता, तो इसलिए यहां से कुछ नहीं आएगा। तो मतलब मेथड 1 यहां खत्म हो गया। मेथड 1 से नहीं हो रहा। मैंने तो पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर कुछ चीजें ऐसे ही दी हुई हो, मतलब समीकरण नहीं दी हुई, तो ज्यामिति मान लो, ज्यामिति से करने की कोशिश करो, वो हो गया। पर ये तो नहीं हो रहा, तो ऐसा होगा बच्चे, सभी में जरूरी नहीं है ज्यामिति से आ जाए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ज्यामिति से भी कुछ नहीं हो रहा और दिया भी कुछ नहीं गया है, तो इसमें काम करता है ये सरल, मतलब सिंपल से डाटा मान लो, सिंपल डाटा मान लो। अगर आपने खतरनाक डाटा मान लिए बच्चे, तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या कर देगा आपका, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ज्यामिति से नहीं हो, तो फिर और डाटा भी दिए नहीं गए हो, जैसे वर्त का आधार का समीकरण नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो फिर अपन सरल डाटा मान लेंगे। तो अब मैं मान लूंगा बच्चे, अब मैं मान लूंगा इससे नहीं हो रहा था तो इसको मिटा दो। तो अब मैं मान लूंगा कि एक तो वर्त का यहां है और बी यहां। वर्त का आधार मैंने बहुत सरल मान लिया कि वर्त का आधार मैंने कहा मान लिया, एक बिंदु को मूल बिंदु पे एक। अब अगले वाले बिंदु का अपने को, इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए, तो इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए, पर अपने को तो ये एंगल ये चाहिए ना, ये और ये एंगल बी चाहिए। तो क्या करें, तो इसके लिए बच्चे आपको एक छोटा सा खुद से काम करना पड़ेगा, वो ये, और ये मान लो प्रथम चतुर्थांश में, तो ये दूरी की, ये दूरी क्या हो गई, h हो गई, और ये दूरी के h, और ये पूरी दूरी, ये दूरी। तो अब देखो अपने को दिया गया था 10a, आधार कोणों के स्पर्शियों का योग कांस्टेंट है। तो 10a का मान देखो बच्चे, इस वाले त्रिभुज में k/h, और 10b का मान देखो इस वाले त्रिभुज में k/a-h। अरे टेन थीटा का तो आता है ना लंब बटा आधार, इस वाले त्रिभुज में एक और इस वाले त्रिभुज में, तो ये आ गया। इसको लघुत्तम ले लो, तो h/a-h, और ये आ जाएगा k/a-h प्लस kh बराबर c, गुणा कर दो तो ka-kh प्लस kh बराबर c, तो ACH माइनस CH स्क्वायर, ये तो कट गया, इसकी जगह रख दो AY बराबर ACX माइनस CX स्क्वायर। देखिए बच्चे, ये x में द्विघात है, y में रेखिक है, x में द्विघात है, y में रेखिक है, तो ये क्या होगा, परवलय।
ये क्या होगा, परवलय। तो इसके ऑप्शन भी ऐसे रहेंगे कि बिंदु का बिंदुपथ परवलय होगा, वर्त होगा, दीर्घवर्त होगा, अति परवलय होगा, तो ये परवलय आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे थॉट प्रोसेस क्लियर रखना, अगर डाटा नहीं दिए गए हो तो ज्यामिति से करने की कोशिश करो, पर ज्यामिति से नहीं हो रहा हो तो सिंपल डाटा मान लेना। क्लियर है बात? पक्का? बिल्कुल। तो अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं और आप चाहते हो ऐसे ही आते रहें तो बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।